हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस समय शासन था, दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। ये जो है अत्यंत बुद्धिमान था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश भी नियुक्त किया। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इन्होंने अरबी भाषा में रिहला जो है इन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका शासनकाल कब था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक था खिलजी वंश का। बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। कब से तक? 1206 से 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है इन्होंने 1320 से 1412 तक शासन किया। बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम जो है इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान मान सकते हैं। दिल्ली का अंतिम सुल्तान सिकंदर लोदी का पुत्र था। जो पंजाब के उसमें गवर्नर था दौलत खान लोदी ने इब्राहिम को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, जिससे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत में 1526 एडी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया। बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी एक व्यवस्था लागू की थी कि सेना को जो है वेतन को देने के बजाय इन्होंने भूमि को देना प्रारंभ किया था। और इन्होंने जो है अपने शासनकाल में कई बागों और नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई बागों और नहरों का निर्माण कराया था, जिससे जो है अंग्रेजों ने इसे सिंचाई विभाग का जनक भी कहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक जो है अभिक्रिया करके कोई एक भिन्न रासायनिक संगठन वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब क्या होता है? जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि जैसे लोहा है, फेरस, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके और जल से, वायुमंडल में चूंकि ऑक्सीजन होता है तो क्या निर्माण करता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड संतुलन करें तो 4Fe, 3O2, 6H2O और 4Fe, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो ये लोहे में जो जंग लगता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है उस पर। बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन जो है यह तब होता है जब किसी पदार्थ की उसकी भौतिक अवस्थाओं में, यानी कि जैसे उसकी आकार अवस्था आदि में परिवर्तन हो जाए तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं? बर्फ जो है पिघल गई, बर्फ की अवस्था क्या हुई? परिवर्तन हो गया। यानी कि बर्फ क्या हुआ? वो जो है ठोस से द्रव में हो गया, सॉलिड से लिक्विड में फॉर्म में चला गया। एल्कोहल का जैसे वाष्पन यानी कि द्रव का वाष्प में और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। बात करें जैव रासायनिक परिवर्तन की, तो जैव रासायनिक परिवर्तन क्या होता है?
जैव रासायनिक परिवर्तन जीवित जीव के शरीर के अंदर होता है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण जो है जैव रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। बात करें वैद्युत रासायनिक परिवर्तन की, तो वैद्युत रासायनिक परिवर्तन जो है, वैद्युत रासायनिक परिवर्तन जिस उसमें होता है, जैसे कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो अभिक्रिया शुरू करने के लिए उसको वैद्युत का उपयोग करते हैं। जैसे हम गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना है हमें लोहे पर, तो हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे, तो उसमें हम वैद्युत रासायनिक जो विलयन है उसमें जो है हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो हमारा क्या होगा, और इलेक्ट्रोड और कैथोड के रूप में होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एनोड या कैथोड के रूप में किसी पर जाके अवक्षेप हमारा एकत्रित हो जाता है, जिससे हमारी कोई प्लेट हुई, उसको प्लेट को हमें गैल्वेनाइज करना है, उस पर किसी धातु का परत चढ़ाना है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। बात करें गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई दो पिंड ब्रह्मांड में कोई दो पिंड है, वो आपस में क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखेंगे, यानी कि उनके बीच एक बल काम करेगा, आकर्षण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई पिंड m1 द्रव्यमान का है, कोई पिंड m1 और m2 द्रव्यमान का है, तो ये दोनों आपस में अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, जिससे जो एक बल काम करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है, तो जो बल F होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारा F हुआ G m1 इंटू m2 अपान r², जहाँ G क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। बात करें गति के नियम, तो गति के नियम, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला होता है जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि एक निश्चित चाल से चल रही है तो निश्चित चाल से चलती ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। बात करें दूसरे नियम की, गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड कोई पिंड का द्रव्यमान m है, और उसका जो त्वरण है उसके गुणनफल को, उसका गुणनफल उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है, यानी कि F = m में क्या होता है, F = m में। बात करें गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी किसी वस्तु पर हम जब बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी एक बल हमारे ऊपर लगाती है, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उसके बाद संवेग परिवर्तन का नियम की बात करें, तो संवेग परिवर्तन के नियम क्या कहता है, F = dp/dt, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाया गया बल आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। जड़त्व का नियम हम जान ही चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओट्टम थुलाल और कूडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, केरल। बात करें कूडियाट्टम नृत्य की, तो कूडियाट्टम नृत्य जो है इसे 2001 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। 2001 में यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। बात करें अमूर्त धरोहर में भी हाल ही में दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसे 14वां यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। बात करें ओट्टम थुल्लाल की, तो ओट्टम थुल्लाल भी जो है एक प्रकार का कला रूप ही है। ये जो है इसको हम गरीब आदमी का, इसका जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इसका गरीब आदमी की कथकली। कुडियाट्टम नृत्य के जो अर्थ होता है, कुडियाट्टम नृत्य का जो अर्थ होता है एक साथ अभिनय करना,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि टॉम अल्टर। बात करें टॉम अल्टर की, तो टॉम अल्टर जो है अमेरिकन मूल के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकन मूल के हैं। ये जो है भारतीय अभिनेता है, अमेरिकन मूल के भारतीय अभिनेता हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा और भारतीय थिएटर में इन्हें एक महान के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई अपने किरदार निभाए हैं। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड जो है ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। नासिर हुसैन की बात करें तो नासिर हुसैन जो है ये जो है ब्रिटिश पूर्व क्रिकेटर या कमेंटेटर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बीजांड की उपस्थिति। बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या होता है? जिम्नोस का मतलब होता है नग्न, यानी कि ये स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि ये नग्न बीजी होते हैं। क्या होते हैं? नग्न बीजी होते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म अपुष्पी बीज वाले पादप होते हैं। इनमें जो है अंडाणु होते हैं, जो अंडाशय की भित्ति से क्या होते हैं? ढके होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है बीजांड, इसमें जो है अंडाशय की भित्ति से ढका रहता है। निषेचन पर बीजांड बीज में होता है, बीज में विकसित होते हैं, और अंडाशय फल में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म की एक दो विशेषता है, ये द्विनिषेचन विशेषता रखता है, जो युग्मक और त्रिसंलयन। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दोनों जो है बीजांड की उपस्थिति में दोनों में समानता रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होना। बात करें 73वां संविधान संशोधन की, तो कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? 1992 में पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 2010 से केंद्रीय सरकार ने स्टार्ट किया है पंचायती राज दिवस को मनाने के लिए 24 अप्रैल को। इसी अधिनियम के तहत भाग 9 को जोड़ा गया। पंचायती राज जो है भाग 9 में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जो है अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बीच में है। बात करें महिलाओं के लिए आरक्षण की, तो आर्टिकल 243 डी में महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, आर्टिकल 243 डी। बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज में तीन स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक जिसे कहते हैं खंड पंचायत या पंचायत समिति आती है, जिला स्तर पर बात करें तो जिला पंचायत या जिला परिषद आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर होते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बात करें निजाम उल मुल्क की, तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद के पहले निजाम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? तो चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है चंदन पाया जाता है। ये जो है चंदन चीन, भारत, इंडोनेशिया, चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस में भी चंदन पाया जाता है। बात करें सवाना वन की, सवाना वन में जो है ज़्यादातर घास होते हैं और कुछ बिखरे हुए भी पेड़ बिखरे हुए होते हैं। ये जो है अफ्रीका की आधी सतह, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका हुआ, इंडिया हुआ, इनको बड़े क्षेत्रों को ये कवर करती है। बात करें भूमध्य रेखीय सदाबहार वन की, तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन की बात करें तो जो ये वन होते हैं ये 200 सेंटीमीटर से अधिक, क्या
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये इन पर जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये लगभग पृथ्वी की सतह का लगभग 7% भाग, पृथ्वी सतह का 7% भाग को घेरता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये वनस्पति जो है टोटली, चूँकि वर्षावन है तो नमी पर निर्भर करेगी। इसकी विशेषता हम बात करें तो जंगल की आग तो इसमें अनुपस्थिति बेसिकली रहेगी ही। इनमें जो है एपीफाइट्स और लियाना जो है उपस्थिति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।